उधर यमन की सरकार ने दावा किया कि लाल सागर में भारतीय झंडे वाला जो जहाज समंदर में डूबा उस पर ड्रोन बोट से हमला किया गया था। बारूद से लदी हुई ड्रोन बोट से उसे निशाना बनाया गया था। ड्रोन बोट का मतलब पानी पर बिना ड्राइवर के चलने वाली नाव, यानी पानी का ड्रोन रिमोट कंट्रोल से या फिर एआई की मदद से इसे चला जाता है। इसी की तरह कि एक नाव से इस जहाज पर अटैक किया गया था, उसमें कोई चलाने वाला नहीं था, रिमोट से चल रही थी। यमन की सरकार ने आरोप लगाया कि हूथी लड़ाकों ने जहाज पर हमला किया और उसे समंदर में डुबो दिया। हालांकि हूथी लड़ाकों की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। घटना पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई, नाराजगी जताई। उस जहाज पर हमला एक दिन पहले हुआ था। उस वक्त भारतीय झंडे वाला एमएसवी फैज नूर औलिया नाम का जहाज लाल सागर से गुजर रहा था। तभी समंदर की लहरों पर तेजी से दौड़ती हुई एक ड्रोन बोट आई और जहाज से टकरा गई। यमन की सरकार के मुताबिक उस ड्रोन बोट में विस्फोटक भरा था। नाव के टकराने के बाद जहाज में भयंकर धमाका हुआ, आग लग गई, धुएं का गुबार उठता नजर आया। रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट दी कि नाव के टकराने से जहाज टूट गया, उसमें पानी भरने लगा और कुछ ही देर बाद पूरा का पूरा जहाज लाल सागर में समा गया, उसका नामो निशान मिट गया। हमले के वक्त जहाज पर चालक दल के 14 लोग सवार थे, उनमें 13 भारतीय थे। जहाज पर हमले के बाद यमन के कोस्ट गार्ड के जवानों ने बचाव अभियान चलाकर चालक दल के सभी सदस्यों को बचा लिया। उन्हें यमन के मोखा बंदरगाह ले जाया गया। यमन की सरकार ने भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमले के लिए हूथी लड़ाकों को जिम्मेदार ठहराया। हूथी लड़ाके जिनके सिर पर ईरान का हाथ माना जाता है, उसका समर्थन मिला हुआ है। कुछ रोज पहले हूथी लड़ाकों ने बाब अल मंदीब गलियारे को बंद करने की धमकी दी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह बाब अल मंदीब भी एक समुद्री गलियारा है, यमन के दक्षिणी छोर पर यह है। यह समुद्री गलियारा लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यमन की सरकार का कहना है लाल सागर से गुजरने के दौरान ही हूथी लड़ाकों ने भारतीय झंडे वाले जहाज को निशाना बनाया। इधर रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद ऐसी भयंकर आग लग गई कि उसे बुझाने में पूरी रात भी कम पड़ गई। 12 घंटे से ज्यादा समय लगा आग पर काबू पाने में। यह ड्रोन हमला रूस की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी वाइल्डबेरीज के एक गोदाम पर किया गया। यूक्रेन का दावा है यह कंपनी जंग में पुतिन की सेना को मदद पहुंचाती है, इसीलिए यूक्रेन की फौज बीते कुछ हफ्तों में वाइल्डबेरीज के 1 दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर हमले कर चुकी है और इसी कड़ी में उसने रूस के तुला प्रांत में भयंकर बमबारी कर दी। वहां वाइल्डबेरीज के एक गोदाम पर आत्मघाती ड्रोन की बारिश कर दी। बारूद से लदे वो ड्रोन फटे तो उस गोदाम में आग लग गई, बुरी तरह धधक उठा, ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, धुआं उठने लगा। गोदाम से निकल रहा काला धुआं आसमान तक पहुंच गया। देखकर ऐसा लगा मानो पूरे इलाके को काले बादलों ने घेर लिया हो। इस खौफनाक मंजर ने आसपास के लोगों को दहशत से भर दिया। गोदाम की आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड के भी पसीने छूट गए। जो आग रात के वक्त लगी थी उस पर काबू पाने में सुबह हो गई। 12 घंटे से ज्यादा वक्त लगा, तब जाकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को बुझा पाए। लेकिन तब तक तो वाइल्डबेरीज कंपनी के उस गोदाम में रखा ज्यादातर सामान जल चुका था, राख हो चुका था। यह हमला रूस के तुला प्रांत में किया गया। यूक्रेन की सेना इससे पहले भी रूस के अलग अलग इलाकों में मौजूद वाइल्डबेरीज कंपनी के कई गोदामों को दहला चुकी है। मॉस्को वाले गोदाम पर हमला किया था, सरातफ में हमला किया था, बेलग्रद में हमला किया था, कुर्स्क में किया था, कलुगा में किया था, समारा में किया था। और समारा प्रांत में तो 2 दिन पहले ही बारूद की बारिश की गई थी। वहां भी यूक्रेन के निशाने पर वाइल्डबेरीज का ही गोदाम था। ई कॉमर्स कंपनी वाइल्डबेरीज को रूस का अमेज़न भी कहा जाता है। ऑनलाइन सामान बेचने वाली वहां की सबसे बड़ी कंपनी है। बीते 1 महीने में इसके करीब 15 ठिकानों पर हमले हो चुके हैं, क्योंकि जेलेंस्की का दावा है यह कंपनी रूसी सेना की मदद करती है, हथियारों की सप्लाई करती है, जबकि वाइल्डबेरीज इन दावों को खारिज कर चुकी है। लेकिन इसके बाद भी उसके गोदामों पर यूक्रेन के हमले जारी रहे। हालांकि रूस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के कई इलाकों पर बारूद की बारिश कर दी, मिसाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए, इसके साथ ही 3000 किलो वाले ग्लाइड बम भी फोड़ दिए और यूक्रेन के कई इलाकों को हिलाकर रख दिया। वहां भयंकर धमाके हुए।
रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के कुछ देर बाद ही रूस के लड़ाकू विमान एक बार फिर बुरी तरह गरज उठे। उन्होंने यूक्रेन में आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर हमला बोला, लेकिन खास बात यह रही कि इस बार खतरनाक ग्लाइड बम भी गिरा दिए। ग्लाइड बमों में पंख लगे होते हैं, किसी छोटे विमान की तरह दिखते हैं। इन्हें सटीक हमले के लिए जाना जाता है, तबाही मचाने के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक ग्लाइड बम का वजन 3 टन तक का हो सकता है, यानी 3000 किलो तक हो सकता है। और यह भारी भरकम बम जिस ठिकाने पर गिरता है उसकी बर्बादी तय मानी जाती है। सबसे खास बात यह कि यह दुश्मन के रडार सिस्टम को भी चकमा दे सकता है, उसकी आंखों में धूल झोंक सकता है, क्योंकि ग्लाइड बम फोड़ने के लिए लड़ाकू विमानों को विरोधी सेना के ठिकाने तक नहीं जाना पड़ता, दूर से ही हमला किया जा सकता है। जब कोई एयरक्राफ्ट ग्लाइड बम गिराता है तो दूसरे बमों की तरह सीधे धड़ाम से नीचे नहीं गिरता, बल्कि हवा में गोते लगाता है, तैरता है, अपने पंखों की मदद से नीचे ही नीचे कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और दुश्मन के रडार से बचते हुए उसके अड्डे को तहस नहस कर सकता है। रिपोर्ट कहती है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के जापोरिजिया में करीब 10 ग्लाइड बम फोड़ दिए। इसके अलावा खार्किव पर भी हमला किया, खरसोन पर भी हमला किया, चेरनीव पर भी हमला किया, नीप्रो पर हमला किया और वहां यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। उधर श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया कोलंबो पहुंच गई। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए टीम इंडिया कोलंबो पहुंच गई। 7 अगस्त को टीम इंडिया श्रीलंका 11 के साथ वार्म अप मैच खेलेगी और 15 अगस्त से दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अजीत अगरकर को टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर के पद से हटाया जा सकता है और उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 में ही खत्म हो गया था, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था।